वापस YouTube चैनल अभिनव डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, अपन ने धान की फसल उसकी संपूर्ण जानकारी ली, उसके बाद गेहूं की ली, उसके बाद जौ की ली, उसके बाद बाजरे की ली। आज अपन बात करेंगे ज्वार के बारे में। आज अपना टॉपिक होगा ज्वार, सोरगम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोरगम। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार को मोटे अनाजों का राजा, किंग ऑफ कोर्स सीरियल, मोटे अनाजों का राजा। मोटे अनाजों का राजा कौन है? ज्वार। मोटे अनाजों का राजा कौन है? ज्वार। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। इसके बाद में इसका वैज्ञानिक नाम है, वो है सोरगम बाइक्लर। क्या है? सोरगम बाइक्लर। सोरगम बाइक्लर इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भी ग्रेमिनी कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है? ग्रेमिनिया पोएसी कुल का पादप है। ग्रेमिनिया पोएसी कुल का पादप है। इसमें 2n बराबर 20 होते हैं। 2n बराबर कितने होते हैं? 20। इसके बाद में बात करते हैं इसका जो उत्पत्ति स्थान है, इसका जो घर है वो है उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान, जैसा कि विद्यार्थी आप सबको पता है कि ज्वार का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी बात चल रही थी। ज्वार का उत्पत्ति स्थान है वो इथियोपिया एबीसीनिया है, जो कि अफ्रीका का एक पार्ट है। अफ्रीका, मैंने पहले ही बता चुका आप सब लोगों को कि जितने भी फसल है जिनको कम पानी चाहिए उन सबका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। तो इसका भी उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका से ही संबंधित है। इसके बाद में मैं ज्वार में बात करता हूँ आगे। ज्वार में जो प्रोटीन है, प्रोटीन ज्वार में प्रोटीन है वो 10% के लगभग पाया जाता है। ज्वार में 10% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट की मैं पहले ही बात कर चुका था कि जितने भी अनाज हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट 72% के बीच होता है, और इनमें जो प्रोटीन है वो 9 से 12% के बीच होती है। अपन सब लोग ये पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात किया था कि जो ऑयल कंटेंट है अनाजों में, जो तेल परसेंट है वो 1.3% एवरेज आता है। लेकिन मक्का और बाजरा ये दो अपवाद थे। बाजरा में जो ऑयल परसेंट था 5% था, मक्का में जो ऑयल परसेंट है वो 4% है। इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ आगे, उत्पादन की बात करता हूँ। उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन। विश्व लेवल पे अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो ज्वार है वो अपना चाइना वाला पार्ट है वो करता है। इसके बाद में भारत में मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ राजस्थान लेवल पर, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ज्वार है वो आपके प्रत्येक वर्ष जिले हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी अजमेर आ जाता है टॉप पर, कभी टोंक जिला टॉप पर रहता है, कभी स्वयं जिला रहता है। तो ये आंकड़े आपके चेंज होते रहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तापमान की। तापमान की मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि खरीफ वाली फसलों के लिए कितना तापमान चाहिए, अंकुरण के लिए, वृद्धि के लिए कितना चाहिए और पकते समय कितना चाहिए, उनकी अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस चर्चा कर देता हूँ। वृद्धि, अंकुरण और पकते समय। अंकुरण के समय जो तापमान है वो अपना चाहिए 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि खरीफ का पौधा है, खरीफ के मौसम में इसको उगाया जाता है। वृद्धि 26 से 32 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पकते समय अपने को 22 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसमें पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम में एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। धान का पुष्पक्रम क्या था? धान का पुष्पक्रम पेनिकल था। पेनिकल, धान का पुष्पक्रम क्या था? पेनिकल। गेहूं का क्या है? स्पाइक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कणिस। इसको ईयर भी बोल सकते हैं।
इसको हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, गेहूं और जौ दोनों का सेम है, गेहूं और जौ। इसके बाद में बाजरा, बाजरा में जो पुष्पक्रम होता है वो भी यही होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ ज्वार में। ज्वार में जो पुष्पक्रम है वो भी पेनिकल है। क्या है? पेनिकल। क्या है? पेनिकल। इसके बाद में अब मैं पुष्पक्रम के बाद में धान में कौन सा है? पेनिकल। गेहूं में कौन सा है और जौ में कौन सा है? स्पाइकरीज ईयर हेड। ज्वार में कौन सा है? पेनिकल है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री, इनका क्वेश्चन भी ज्वार और अपने बाजरा में पूछा जाता है। प्रोटोगाइनी वो होता है जिसमें मादा का पहले परिपक्व होना, मादा का पहले परिपक्व होना, मादा का पहले परिपक्व होना, ये क्या कहलाता है? प्रोटोगाइनी। और नर का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब मादा, एंड्री का मतलब नर। तो नर का पहले पकना क्या कहलाता है? एंड्री। और मादा का पहले पकना क्या कहलाता है? गाइनी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपसे पूछता हूं कि ज्वार C3 पादप है या C4 पादप है। इसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूं कि सभी रबी वाली फसलें C3 होती हैं और सभी रबी वाले सभी खरीफ वाले C4 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में ज्वार और बाजरे के बारे में सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है कि मक्का कौन सा पादप है? C3 है या C4 है या कैंप पादप है? तो C4 पादप है। ज्वार कौन सा पादप है? C4 पादप है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा परागण की। परागण जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। इसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं एक बार वापस। जो धान था, गेहूं था, जौ था, इनमें स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण मतलब खुद का निषेचन खुद करते हैं। खुद का निषेचन क्या करते हैं? खुद करते हैं। तो कौन सा निषेचन पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। इसके बाद मैंने बात की बाजरा की। बाजरा में कौन सा परागण पाया जाता है? पर परागण। क्योंकि परागण 3 प्रकार का होता है। एक स्वपरागण होता है, दूसरा पर परागण होता है और तीसरा बहुधा पर परागण होता है। तो 3 परागण हो गए अपने। एक कौन सा है? स्वपरागण, दूसरा कौन सा है? पर परागण, तीसरा कौन सा है? बहुधा पर परागण। धान गेहूं जौ में कौन सा परागण था? स्वपरागण था। बाजरे में कौन सा परागण था? पर परागण। और अब बात करता हूं ज्वार। ज्वार में कौन सा पाया जाता है? बहुधा पर परागण पाया जाता है। अब मेरे को विद्यार्थी पूछते हैं कि बहुधा पर परागण क्या होता है? बहुधा पर परागण होता है आपका स्व और पर दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? जो स्वयं निषेचन और पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? बहुधा पर परागण। जिसमें दोनों परागण पाए जाते हैं उसको बहुधा पर परागण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी किसकी? परागण की। तो धान गेहूं जौ में कौन सा परागण होता है? स्वपरागण। वेरी गुड। और बाजरे में कौन सा होता है? पर परागण। और ज्वार में कौन सा परागण होता है? बहुधा पर परागण। ये बात हुई आपकी किसकी? पर परागण की। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस। अब विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथक्करण दूरी वो होती है जैसे ये 2 खेत है, ठीक है। एक खेत में आपने लगा रखा है
पूषा करिश्मा, ये एक सरसों की किस्म है, पूषा करिश्मा। दूसरा जो खेत है इसमें आपने लगा रखा है पूषा बंधन किस्म, पूषा बंधन, ये भी किसकी किस्म है? सरसों की। और ये भी किसकी है? सरसों की, दोनों सरसों की किस्म है। अब आपको बीज उत्पादन करना है। क्या करना है? बीज उत्पादन। बीज उत्पादन करने के लिए अपने को क्या करना होता है? जो ये आपके दो खेत हैं, ठीक है, दो खेत हैं, इनमें दोनों में अलग अलग किस्में लगी हुई हैं, इन दोनों के बीच में जो दूरी रखी जाती है उसको ही क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो पृथक्करण दूरी क्या होगी कि एक ही खेत, दो अलग अलग खेत हैं, उनमें एक ही फसल है और उनकी अलग अलग वैरायटियां हैं, उनके बीच में जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? पृथक्करण दूरी कहेंगे। ये बात हो गई किसकी? पृथक्करण दूरी की। इसकी बात हो गई पृथक्करण दूरी की। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी फसल में कौन सी पृथक्करण दूरी है। तो ये बात कर लेते हैं। धान, गेहूं और जौ, इनमें जो पृथक्करण दूरी है, पृथक्करण दूरी दो बीजों के लिए रखी जाती है, आधार बीज और दूसरा प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, आधार बीज है और जो प्रमाणित बीज है उनके लिए इन तीनों फसलों में 3 मीटर दूरी रखी जाती है। मतलब जो दो खेत हैं इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी होगी? 3 मीटर होगी। यदि 3 मीटर से कम रख रहे हैं तो अपने अशुद्ध बीज किसमें है उसका विकास हो सकता है, अशुद्ध बीज अपने को मिलेंगे। इसलिए अपने को ये चीज ध्यान रखना होगा कि आधार बीज और प्रमाणित बीज है इनके बीच में 3 मीटर की दूरी होना अति आवश्यक है। तो आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए कितनी पृथक्करण दूरी रहेगी? धान, गेहूं, जौ में 3 मीटर। इसके बाद बाजरा, बाजरा था, बाजरे में जो पृथक्करण दूरी है वो आधार के लिए 1000 मीटर। इसको याद कर लेना भाई, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाणित के लिए आपको 200 मीटर रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जामों में आ चुके हैं और हमेशा आते रहेंगे और आते भी हैं, इसलिए आप याद रखना। इसके बाद ज्वार, क्या? ज्वार, ज्वार में आपको ध्यान रखना है ज्वार दो प्रकार की है, एक है संकर ज्वार, संकर ज्वार, और दूसरी है संकुल ज्वार। ज्वार में जो पृथक्करण दूरी है वो इसमें आधार के लिए 400 मीटर, 400 से 600 मीटर तक आप रख सकते हैं, 400 से 600 मीटर। और प्रमाणित के लिए 200 से 300 मीटर के लगभग रखते हैं। वैसे ही जो संकुल ज्वार है, संकुल ज्वार में आधार के लिए और प्रमाणित के लिए जो दूरी रखी जाती है वो 200 × 100 रखी जाती है। आधार के लिए कितनी? 200 और प्रमाणित के लिए कितनी? 100। तो संकर ज्वार में आधार के लिए कितनी रखी जाती है? 400 × 600 मीटर। प्रमाणित के लिए कितनी रखी जाती है? 200 × 300 मीटर। जबकि संकुल ज्वार में आधार के लिए कितनी? 200 मीटर और प्रमाणित के लिए कितनी? 100 मीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं ज्वार में, अब सिंचाई की बात करता हूं। सिंचाई, सिंचाई जो इसकी जलमांग है, जलमांग वो 450 से 650 mm के लगभग है। 450 से 650 mm पानी पौधे को चाहिए एक जीवन काल में इसके। इसके बाद में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, मतलब आपके पास में एक ही पानी है तो उस पानी को आप कब डालेंगे? वही पुष्पन अवस्था पर। कब डालेंगे? पुष्पन अवस्था पर आपको सिंचाई करना बहुत 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 आवश्यक है। एक ही सिंचाई आपके पास है तो कब करेंगे? पुष्पन अवस्था पर करेंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ज्वार की चारे के लिए कटाई, किसके लिए कटाई?
चारे के लिए कटाई कब करेंगे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 से 55 दिन बाद में कटाई की जाती है और इस समय पौधा है उसकी लंबाई कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है, मतलब अपनी कंधे के बराबर की ऊंचाई आ जाती है। उस समय आप इसकी कटाई कर सकते हैं 50 से 55 दिन बाद में। ये भी क्वेश्चन इसका आ जाता है यदि चारे के लिए आपको काटना है तो। इसके बाद इसमें एक नरबंध्य जीन पाया जाता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। नरबंध्य जीन, कौन सा नरबंध्य जीन पाया जाता है इसमें? कॉफीर 60, कॉफीर 60 नरबंध्य जीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि ज्वार में कौन सा नरबंध्य जीन पाया जाता है? कॉफीर 60 पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं आप इसमें खरपतवार। सबसे मेजर खरपतवार है इसका नकलची या आपत्तिजनक, वो है बरू घास, जिसकी अपन बाजरे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम है सोरगम हेप्लेंस। सोरगम हेप्लेंस। तो जो बरू घास है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरगम हेप्लेंस। ये सेम ज्वार से मिलता जुलता पादप है और इसका नियंत्रण करना भी कठिन है। इसके बाद में मैं बात करता हूं अब बीज दर की। बीज दर, सीड रेट। देखो, आपको जो ज्वार है उसकी दाने के लिए 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? 9 से 12 केजी। किसके लिए? दाने के लिए। किसके लिए? दाने के लिए 9 से 12 किलो चाहिए। इसके बाद में चारे के लिए बीज दर थोड़ी ज्यादा चाहिए। चारे के लिए 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए। चारे के लिए लगाना है तो 15 से 20 किलो चाहिए। दाने के लिए लगाना है तो 9 से 12 किलो की लगभग चाहिए। इसकी बीज दर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, सभी जेट वाले विद्यार्थी ध्यान दें। 9 से 12 इसकी जो बीज दर है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद करनी है। इसकी बीज दर इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बीज को कितनी गहराई पर लगाते हैं? बीज बोने की गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एट दी रेट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर नीचे मृदा में इसके बीज को लगाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं आप रोपण दूरी। इसमें जो रोपण दूरी है वो आपकी 45-20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर जमीन में पौधों की संख्या है वो 1,66,000 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 1,66,000 पौधे आपके 1 हेक्टेयर जमीन में होना आवश्यक है यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो। उर्वरक की बात मैं धान के फसल में कर चुका हूं, इसलिए उर्वरक की बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं शाकनाशी की। शाकनाशी में देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे सिमाजीन का यूज किया जा सकता है। सिमाजीन या एट्राजीन का भी किसान भाई यूज कर सकते हैं इसमें, जो कि बाजरे में करे थे। सिमाजीन एट्राजीन 650 ml प्रति हेक्टेयर दवाई काम में ले सकते हैं, यहाँ पे शाकनाशी काम में ले सकते हैं। ये प्री इमरजेंस है। क्या है? प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस मतलब है यहाँ पे खड़ी फसल में आप यूज नहीं करेंगे, बुआई के तुरंत बाद व अंकुरण से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। प्री इमरजेंस मतलब क्या हुआ? बुआई के तुरंत बाद व अंकुरण से पहले। सिमाजीन एट्राजीन का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद में एक इसमें जो बहुत गंभीर खरपतवार आता है परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार, उसका नाम आपसे बता देता हूं। इसमें एक परजीवी खरपतवार आता है, उसका नाम है स्ट्राइगा। ये एक परजीवी खरपतवार है जो क्या करता है, आपकी जो फसल है इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जड़ों में अपनी जड़ें फंसा करके और
इससे ये पूरा पोषण लेता है और अपना पौधा है ये कमजोर होकर के सूख जाता है। तो ये परजीवी खरपतवार इस तरह रहेगा, इसका भी आप ध्यान रखें, इसका भी नियंत्रण करना है। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि परजीवी खरपतवार इस तरह रहेगा किसमें लगता है, तो आपको ध्यान रखना है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, इनमें ये प्रमुख कैसे लगता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, इसमें कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो जैव उर्वरक है वो है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम का प्रयोग किया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसमें बाजरा किस में करता है, बाजरा, मक्का, ज्वार और गन्ना, इनमें ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी उर्वरक वाली क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद अब मैं आगे चर्चा करता हूँ, किस्मों के बारे में बात करता हूँ, वैरायटियों के बारे में बात करता हूँ। किस्में देखिए, सबसे पहली जो वैरायटी किस्मों में निकाली गई थी वो थी इसकी, और उसके बाद में बहुत सारी वैरायटियां हैं जो आपके सामने आई हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है CSH फर्स्ट। ये CSH फर्स्ट जो CSH श्रेणी है ये आपको विशेष याद रखनी है क्योंकि सारी वैरायटी इसी से जुड़ी हुई हैं। तो CSH फर्स्ट 1964 में निकाली गई थी और ये विश्व की प्रथम संकर किस्म थी। विश्व की प्रथम संकर किस्म। दुनिया में सबसे पहले जो वैरायटी निकाली गई ज्वार की तो वो कौन सी निकाली गई, CSH1, जो कब निकाली गई 1964 में। ये विश्व की पहली संकर किस्म थी जो अपने इंडिया ने निकाली थी। इसके बाद में अगली वैरायटी है CSH1, 2, 5, 7, 9, 15, 17। ये जो CSH17 है इसका क्वेश्चन बीकानेर में 2015 में सुपरवाइजर में आ चुका है। इस ज्वार की सूखा सहनशील किस्म है, कौन सी थी, 17। ये कुछ ज्यादा सहनशील किस्म है। तो 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 15 है, 17 है। इसके बाद में SSB 59 है, 95 है। ये सारी वैरायटियां अपने हैं, सारी वैरायटियां जो अपने काम आती हैं, इनका भी आप ध्यान रखें अपने, ठीक है। CSSB 95 और जो 59 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद में इसकी जो और वैरायटी है उनमें एक क्वेश्चन आता है जो इसकी है स्वर्णा वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है, स्वर्णा। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर्णा। स्वर्णा किस्म है ये संकुल ज्वार की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, संकुल ज्वार की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। स्वर्णा किसकी वैरायटी है, ज्वार की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके बाद में एक और जो इसकी वैरायटी है वो SSG की श्रेणी में आती है। SSG 359 है, 756 है, बहुत सारी इसकी वैरायटियां हैं SSG श्रेणी की। ये सब चारे के लिए लगाई जाती हैं, चारे के लिए। किसके लिए लगाई जाती हैं, चारे के लिए। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं इससे जुड़े हुए जो भी पर्सन है। देखो जो इक्री सेट हैदराबाद है, इक्री सेट हैदराबाद कहां पे स्थित है, इक्री सेट हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान है जो हैदराबाद में स्थित है। ये भी क्या करता है, ज्वार के ऊपर अनुसंधान करता है, ठीक है। इसके बाद में ज्वार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसका परीक्षण भार आता है 10 ग्राम के लगभग इसका परीक्षण भार होता है, 1000 किलो का वजन आ जाता है। वो भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि ज्वार की प्रजाति, ज्वार की 2 प्रजाति हैं, वो भी मैं आपसे बता देता हूं। एक है सोरगम बाइक्लर ड्यूरा और एक है सोरगम बाइक्लर गिनी। ये इसकी 2 प्रजातियां हैं
जो अपने मोस्ट ऑफ राजस्थान में, भारत में सभी जगह लगाई जाती हैं, सोरगम बाइकलर और सोरगम दूर और सोरगम गिनी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में ज्वार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि ज्वार में कौन सी जड़ें पाई जाती है। ज्वार में एरियल जड़ें भी पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि ज्वार होता है, इसके ऊपर भी जड़ें निकली हुई रहती हैं और इसके नीचे भी जड़ें रहती हैं। ये क्वेश्चन एरियल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एरियल जड़ें भी पाई जाती हैं, हवा में पाई जाने वाली जड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा ज्वार से जो जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इसका अन्य नाम, ज्वार का अन्य नाम। ये भी जेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसको केमल क्रॉप बोलते हैं, केमल क्रॉप। और इसको बड़ा खजाना भी बोलते हैं, ग्रेट मिलेट भी बोलते हैं, बड़ा अनाज क्या बोलते हैं, बड़ा अनाज। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट मिलेट, इस नाम से भी ये जाना जाता है। केमल क्रॉप का क्वेश्चन आपके जेट में आ चुका है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मस्त है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वार को किस नाम से जाना जाता है, केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। केमल क्रॉप के नाम से इसलिए जाना जाता है जैसे ही पानी मिलता है इसकी वर्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जैसे पानी बंद होता है इसकी वर्दी रुक जाती है, इसलिए इसको ऊंट वाली फसल केमल क्रॉप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा गया है। और जो ज्वार है अधिक खाने पर पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ज्वार अधिक खाने से क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, मतलब गंजापन। गंजापन मतलब जितनी ज्यादा ज्वार खाएंगे वैसे अपने सिर के बाल उठते जाएंगे। तो ज्यादा ज्वार का सेवन करने से कौन सा डिजीज होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ज्वार में टीएसएस, ज्वार में टीएसएस, ज्वार में जो मीठापन होता है टीएसएस होता है वो 9 से 17% के बीच होता है। कितना होता है, 9 से 17% होता है। ये क्वेश्चन भी इसका मोस्ट है कि ज्वार में टीएसएस कितना होता है, 9 से 17% होता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है जेट में, वो ये आता है कि छोटी अवस्था में, घुटने की अवस्था में यदि पशु ज्वार को खा जाता है तो क्या होता है, ज्वार खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। कारण क्यों होती है मृत्यु, भाई छोटी अवस्था में खाने पर मृत्यु क्यों होती है, क्या कारण है, वो ये है क्योंकि जब छोटी ज्वार होती है, आपकी छोटा पौधा होता है ज्वार का, उस समय इसकी ऊपरी पत्तियों में प्रूसी कमल पाया जाता है। कौन सा अमल पाया जाता है, प्रूसी कमल, जिसको धुरीन भी बोलते हैं, धुरीन भी बोलते हैं, जिसको एससीएन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। ये इसकी छोटी अवस्था में पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं, छोटी अवस्था में। छोटी अवस्था में ये पाए जाने के कारण ये अम्ल है, ये पशु के पेट में चला जाता है। जब पशु के पेट में चला जाता है तो पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वार में छोटी अवस्था में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रूसी कमल पाया जाता है, धुरीन पाया जाता है, एससीएन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पशु की मृत्यु हो सकती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी जेट से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्वार का प्रयोग शराब इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, ये भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के साथ मैं अपने ज्वार की फसल को समाप्त करता हूँ। आप सभी कृषि विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमारे को उस समस्या को कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगली क्लास में उस समस्या का निराकरण करेंगे, उसका हल करेंगे। सभी कृषि विद्यार्थियों को मेरी ओर से